हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है उसी प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एक नया पेपर सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रह सके, और साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, ए ट्रांजिस्टर हैज बीटा 105 एंड कलेक्टर करंट 840 माइक्रोएम्पियर, व्हाट इज द बेस करंट आईबी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गिवन डेटा है बीटा आईसी और बेस करंट हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा आईबी एंड आईसी। तो रिलेशन जो हमारे पास रहता है, आईसी इक्वल टू क्या रहता है, बीटा आईबी, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस ICEO। ठीक है, इट इज द कलेक्टर टू अमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। ये जो करंट रहती है, इट इज द करंट ड्यू टू द माइनर डिस्चार्ज पीरियड्स। तो ये करंट बहुत स्मॉल होती है, अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट IC इक्वल टू बीटा आईबी। जनरली हम यही यूज करते हैं जब बीटा लार्जर हो। ठीक है, तो हमारे पास बेस करंट कैलकुलेट करना है, इट विल बी द IC अपॉन बीटा। ये हमारे पास 840 माइक्रो एम्पियर है और 105 का डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास जाएगा 8 टाइम्स, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइक्रो एम्पियर। डी विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, व्हाट इज द पावर गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इफ द करंट गेन इज 40 एंड वोल्टेज गेन इज 25। ये दो डेटा हमें गिवन है। ठीक है, करंट गेन गिवन है 40 और वोल्टेज गेन गिवन है हमें 25। So what will be the power gain? Power gain is defined as the power output to the power input। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द वोल्टेज गेन एंड करंट गेन का प्रोडक्ट। ठीक है, 40 इंटू 25 हमारे पास यहाँ पर जो रहेगा दैट इज द 1200। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1000। यस, दैट इज द 1000। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, 1000 हमारे पास आएगा। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड पे या फिर कंसेप्चुअल बेस पे। तो यहाँ पर हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉमन बेस एम्पलीफायर, आउटपुट इज इन सेम फेज एज इनपुट अल्टरनेटिंग सिग्नल। कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, इट कैन नॉट ऑपरेट एट हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। Its current gain is less than unity. Impedance matching is needed when cascaded because there is very large difference in the input and output impedance. Input impedance is low and output impedance is high। तो सारे स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। हम हर बार एक टेबल बनाते हैं, कोई ना कोई पेपर में इस टेबल का यूज होता है और 100% हर एक एग्जाम में इस टेबल का यूज होता है। अब जब आप एम्पलीफायर बनाओगे बीजीटी से तो 3 कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। और उसमें एम्पलीफायर में हम 4 पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। इसका हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन, वोल्टेज गेन सभी मीडियम रहता है, इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास मीडियम टू लो और आउटपुट रेजिस्टेंस मीडियम टू हाई रहता है। इसके बीच में हमारे पास ये रहता है, जनरली हम मीडियम ही कंसीडर करते हैं। उसी तरह कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास करंट गेन वेरी लो, लेस देन यूनिटी, लेस देन इक्वल टू यूनिटी, वोल्टेज गेन हाई रहता है और इनपुट रेजिस्टेंस लो और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है। ठीक है, ये लो हो गया। और कॉमन कलेक्टर में हमारे पास जो है उल्टा रहता है, करंट गेन हाई रहता है और ये लो, वोल्टेज गेन यहाँ पर हाई, ये लो। इसको याद रखने का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं, लो हाई, इस तरह से याद रखो, हाई लो, इस तरह से याद रखो। ठीक है, तो हमारे पास ये सीक्वेंस में करंट गेन, वोल्टेज गेन। फेज शिफ्ट की भी बात करें हमारे पास, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, ये भी 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। 0 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब क्या, आपने कोई भी करंट सिग्नल अप्लाई किया, वो एम्पलीफाई होके तो आ जाएगा, लेकिन इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में फेज एंगल का जो डिफरेंस रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा।
इसका मतलब ये, जबकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री रहता है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यहाँ पर देख लेते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या देखने को मिलता है। आउटपुट इन सेम फेज विद इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें तो नॉट करेक्ट बताना है। द करंट गेन इज लेस देन यूनिटी, बिल्कुल हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में लेस देन यूनिटी है। और इनपुट इम्पीडेंस इज मैचिंग, व्हाई? बिकॉज इनपुट इम्पीडेंस इज लो, आउटपुट इम्पीडेंस इज हाई। ऐसा ही है, इनपुट इम्पीडेंस लो है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई है, जहां पर भी इम्पीडेंस मैचिंग की जरूरत पड़ेगी कैस्केडिंग में, तो वहां पर हमारे पास इस स्टेज को यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट ऑपरेट एट हायर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑप्शन बी शो कर रहा है। इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का फ्रीक्वेंसी गेन बैंडविड्थ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ जो रहता है रेस्पॉन्स, वो कम रहता है कंपेयर टू कॉमन बेस। तो ये उल्टा बोला गया, इट इज नॉट राइट आंसर, इट इज नॉट करेक्ट। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। This question is related to the power amplifier. When the Q point quiescent point of an amplifier is biased just at the cutoff axis, so that only positive half of the signal is input is amplified and negative half of the signal is cut off, it is referred as। जैसे जनरली क्या होता है जब पावर एम्पलीफायर हम बनाते हैं, मान लीजिए कि आप एक बना रहे हैं किससे, बीजेटी से आप पावर एम्पलीफायर बना रहे हैं, बीजेटी की वेरियस स्टेजेस को यूज कर रहे हैं, आईसी है, यहाँ पर वीसी है, और यहाँ पर हमारे पास जो है 3 ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं। ये सैचुरेशन रीजन है, ये हमारे पास एक्टिव रीजन है, और ये सी पॉइंट पे कट ऑफ रीजन। अब एक्चुअल में आपको ये बताना है कि हमें कट ऑफ या क्वेश्चन पॉइंट को जस्ट एट द कट ऑफ एक्सिस पे सेलेक्ट करना है। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट आप यहाँ रखोगे और कोई भी इनपुट सिग्नल आप अप्लाई करते हो, है ना, कोई भी हमारे पास यहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हो इस तरह से, ये अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये इनपुट साइकिल जो है यहाँ पे सेम, इसका अगर हम एक्सिस बनाए तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाइए, और इसको जो है एम्पलीफाइड जो हमें आईसी मिलेगा बीटा से मल्टीप्लाई होके, वो क्या मिलेगा, इस एक्सिस पे मिलेगा। मान लीजिए ये बेस करंट आपने अप्लाई किया और यहाँ पे आपको एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा, ये हमारे पास इस तरह से एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। तो एम्पलीफाइड आउटपुट में देखो जरा प्लीज, पॉजिटिव सिग्नल तो इस रेंज में आ रहा है, ऑपरेटिंग रीजन में आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव सिग्नल तो मिलेगा, लेकिन नेगेटिव सिग्नल जो है वो ऑपरेटिंग रीजन के या लोड लाइन के बाहर जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सिग्नल क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज नॉन एज क्लास बी एम्पलीफायर। एक्चुअल में क्लास ए एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट किया जाता है एट मिड पॉइंट ऑफ द लोड लाइन या फिर एक्टिव रीजन में सेलेक्ट किया जाता है, ये क्लास ए का रहता है। यहाँ पर जो है एग्जैक्टली क्लास बी का हमारे पास कट ऑफ पॉइंट पे सेलेक्ट किया जाता है, और क्लास बी एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम रहती है, उसी को सॉल्व आउट करने के लिए हम जो है क्लास ए बी एम्पलीफायर यूज करते हैं, जिसमें हम स्लाइटली अबव द यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग रीजन को स्लाइटली अबव द कट ऑफ रीजन, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम सेलेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट हम जो है अलग अलग टाइप के एम्पलीफायर को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। क्लास सी का इससे भी नीचे रहता है, कट ऑफ से भी नीचे रहता है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ साइकिल पूरा नहीं आ पाता है, पॉजिटिव ऑफ साइकिल का कोई थोड़ा सा कट पोर्शन जो है ऊपर वाला भाग जो है जो अपीयर होगा वो अवेलेबल हो पाता है, बाकी कैंसिल आउट हो जाता है। सो इट इज द क्लास बी एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। Which one of the following amplifier, which one of the following is a disadvantage of common emitter configuration amplifier? It provides good current as well as good voltage gain. It provides maximum power gain in all the three configuration. It has both input and output impedance medium level. Its frequency bandwidth is lower than its amplifier of the other configuration. देखो ये तो कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ कि करंट गेन अच्छा है हमारे पास, वोल्टेज गेन अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा होना ही चाहिए, ये तो एडवांटेज है। ये पावर गेन भी हाई है, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों हमारे पास मीडियम है, ठीक है, ये हमारे पास देखने को मिल रहा है। तो ये टेबल में हम देख चुके हैं पहले से, इसीलिए टेबल बनाई थी। ऐसा एक क्वेश्चन और भी आ सकता है शायद आगे। तो हमारे पास ईएसए में ऐसा ही है, मैंने आपको बताया कि एक ही कंसेप्ट को लेके 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
लेकिन मैंने आपको वहां पर एक पॉइंट बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बैंडविड्थ जो है वो लोअर रहती है एम्पलीफायर ऑफ द अदर टू कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। यही इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। विच वन ऑफ द, अभी हम जो है एडीसी एनालॉग मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एडीसी एनालॉग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ईएससी में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, तो पहले हम जो है एडीसी एनालॉग के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट के आएंगे एंड देन जो भी अवेलेबल होंगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप जो है कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो सके। Which one of the following is consist of op-amp in inverting mode and network RC component? Op-amp being in inverting mode and it serves two purposes of amplifying and its output 180 degree shifted phase is op-amp. Actually आपको क्या बताना है, op-amp है और यूज किया गया है इन्वर्टिंग मोड में, ठीक है, और साथ ही साथ आरसी कंपोनेंट भी यूज किए गए 180 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए। तो ऐसा हमारे पास जो है इन्वर्टिंग मोड जो है आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे देगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये देगा, टोटल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर के ऑपरेशन के लिए 0 डिग्री फेज शिफ्ट या फिर 360 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए। तो इसमें से हमें देखना है कि ऑसिलेटर या फिर जो भी सर्किट बनाए हैं ओपैम्प से, उसमें से इस केस में कौन सा सर्किट अप्लाई करता है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर में भी ओपैम्प यूज किया जाता है, आरसी कंपोनेंट का यूज किया जाता है। आरसी फेज शिफ्ट में भी ओपैम्प का यूज किया जाता है, आरसी कंपोनेंट का यूज किया जाता है। ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, चार्जिंग कैपेसिटर, ये तो हमारे पास अभी कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे ट्रायंगुलर वेव जनरेटर है तो आप डिज़ाइन कर लीजिए, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेटर सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेटर में भी हमारे पास जो है इंटीग्रेटर में इस तरह से हमारे पास जो है नेटवर्क बनता है जिसमें आरसी नेटवर्क रहता है, और आरसी नेटवर्क में ओपैम्प भी नेगेटिव फीडबैक में रहता है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पर भी आरसी नेटवर्क है, यहाँ पर भी आरसी, यहाँ पर आरसी, लेकिन आपको देखना है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट कहाँ मिलेगा साथ में। उसके लिए आरसी के हमारे पास जो है 3 सर्किट जो है कैस्केड में इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, और ये जो हमें दिखता है, ये जो मिलता है हमारे पास, ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ही देखने को मिलता है। बी विल बी द राइट आंसर। अगर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को देखोगे तो यहाँ पर जो है फीडबैक नेगेटिव है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है। ये कैसा ओपैम्प है? इन्वर्टिंग ओपैम्प। अगर व्हीन ब्रिज से आप कंफ्यूज होते हैं तो व्हीन ब्रिज में भी हमारे पास आरसी नेटवर्क रहता है, लेकिन उसमें जो है पॉजिटिव फीडबैक से हम जो है उसको ऑपरेट करते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी रहता है लेकिन पॉजिटिव फीडबैक का भी यूज करते हैं। वो इन्वर्टिंग नहीं होता है, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा प्लीज। तो यहाँ पर क्या है? आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, अगेन फॉर द ऑसिलेटर which one of the following statement is not correct related to the oscillator? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं देखते हैं। नॉट करेक्ट बताना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसोइडल ऑसिलेटर इज डिटरमाइंड बाय द कंडीशन दैट द लूप गेन फेज शिफ्ट इज 0। फेज शिफ्ट जो होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। इन एवरी प्रैक्टिकल ऑसिलेटर द लूप गेन इज स्लाइटली लार्जर देन यूनिटी and the amplitude of oscillation is limited by onset of non-linearity। देख लेते हैं क्या होगा इसका। लूप गेन जो आएगा वो स्लाइटली या ग्रेटर देन यूनिटी रहे, और साथ ही साथ उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बाद में नॉन लिनियरिटी की वजह से लिमिटेड जाता है। द कंडीशन ऑफ यूनिटी लूप गेन इज माइनस ए बीटा इक्वल टू 1 या ए बीटा इक्वल टू -1 इज कॉल्ड द बर्क-हान्सन क्राइटेरिया। ऐसा है हमारे पास। ऑसिलेशन विल सस्टेन इफ द at the oscillator frequency magnitude of the product of transfer gain of the amplifier and magnitude of the feedback factor of the feedback network are less than unity। मतलब ये क्या बोल रहा है? ट्रांसफर गेन मतलब a और फीडबैक फैक्टर मतलब बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन यूनिटी है। इसमें से ऑसिलेटर के ऑपरेट होने के लिए कौन सी 3 कंडीशन है और चौथा इनकरेक्ट है, ये बताना है। एक्चुअली में एक ऑसिलेटर में क्या होता है, ऑसिलेटर में हम जनरली पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में हमारे पास जो एक तो फॉरवर्ड पाथ में एम्पलीफायर होता है और फीडबैक पाथ में फीडबैक नेटवर्क होता है जो बीटा गेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं। ये भी इनपुट और ये भी है।
ठीक है। ये जो ए है हमारे पास, ए एंगल थीटा 1 लिख देते हैं इसका फेजर वैल्यू, और बीटा का फेजर वैल्यू बीटा एंगल थीटा 2 लिख देते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वो क्या रहेगा, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ए एंगल थीटा 1 अपॉन 1 प्लस ए एंगल थीटा 1 इंटू बीटा एंगल थीटा 2, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा ना साइन, पॉजिटिव फीडबैक है तो नेगेटिव साइन आता है, GS अपॉन 1 माइनस GSHS। सिमिलरली ऐसा ही है 1 A अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ठीक है, एंगल को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बनेगा ए एंगल थीटा 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया और एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब एक्चुअल में बर्ग-हंसन क्राइटेरिया क्या कहता है, बर्ग-हंसन क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आप इसको एक बार इनिशिएट कर दो किसी भी ऑसिलेटर के ऑपरेशन को, तो वो उसमें अवेलेबल एनर्जी को फीडबैक में देता जाएगा और वापस ऑसिलेशन जनरेट करता जाएगा। जैसे एलसी टैंक सर्किट में होता है, एलसी टैंक सर्किट में क्या होता है, इंडक्टर में या कैपेसिटर में किसी एक में एनर्जी स्टोर कर दो, फिर कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को देता है, इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देता है, एंड सो ऑन। यहाँ पर ऑसिलेशन जो है जनरेट होते रहते हैं। सेम यही कंसेप्ट है कि एक बार ऑसिलेशन जनरेट स्टार्ट कर दिया आपने तो इनपुट वोल्टेज को जीरो कर दो, फिर भी ऑसिलेशन जनरेट होते रहते हैं। ऑसिलेटर की यही कंसेप्ट होती है। अगर मैं इनपुट को जीरो कर दूं, इनपुट को अगर फाइनाइट आउटपुट है आपके पास, कुछ भी आ रहा है और इनपुट जीरो है, तो इसका मतलब जो है ये डिनोमिनेटर वाली टर्म, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू जीरो, ए बीटा एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड जो आएगा ए बीटा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक 1 इधर जाएगा तो 1 एंगल जीरो लिख सकते हैं। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा बर्ग-हंसन क्राइटेरिया के लिए ए बीटा इक्वल टू 1, और एंगल का जो हमारे पास सम होना चाहिए वो 0 डिग्री, या फिर उसको आप 360 डिग्री लिख सकते हैं। कोई भी ऑसिलेटर की ऑपरेट होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, गेन ए बीटा इक्वल टू 1, अगर आप इसका मॉड्यूलस लोगे ए बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही कंडीशन है। और स्टार्टिंग में ऑसिलेशन को जनरेट करने के लिए इसका गेन जो है, फॉरवर्ड पाथ गेन और फीडबैक पाथ गेन दोनों का प्रोडक्ट, लूप गेन जिसको बोलते हैं, वो ग्रेटर देन 1 रखते हैं। फिर धीरे धीरे नॉन लिनियरिटी की वजह से वो डिक्रीज होता है और हम जो है ए बीटा इक्वल टू 1 पे ऑसिलेशन को सस्टेन करते हैं। ठीक है, ये भी सही कंडीशन है। ये भी हमारे पास फेज शिफ्ट जो है ओवरऑल एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ये भी सही कंडीशन है। नॉट करेक्ट ये है क्योंकि यहाँ पे ए बीटा लेस देन 1 बोला गया है, तो ये हमारे पास चलेगा नहीं। सो नॉट करेक्ट ही बताना था, एंड इट इज द बर्ग-हंसन क्राइटेरिया जो दो कंडीशन देता है। आपके पास गेन यूनिटी होना चाहिए और एंगल जो है वो समेशन 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। Which one of the following statement is not correct for a transistor? The region at the center is always base region. ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर अगर आपको नहीं मेंशन है एपीटी, मॉसफेट या बीजेटी, तो हमेशा बीजेटी ही कंसिडर करते हैं। हाँ, वैसे भी आगे बोला गया एमीटर कलेक्टर के बारे में। Emitter region is more heavily doped, base region is lightly doped, collector region is very lightly doped compared to base region. Low power input can be converted to large power output with half of a small piece of semiconductor without any hassles of preheating and handling of large heat dissipation. इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन अगर बनाए हम, इसमें 3 रीजन होते हैं, एमिटर रीजन, बेस रीजन और कलेक्टर रीजन। एमिटर रीजन, बेस रीजन और कलेक्टर रीजन। सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एमिटर रीजन, ये बेस रीजन, ये कलेक्टर रीजन। तो सबसे लोवेस्ट विड्थ जो आपकी रहती है वो बेस रीजन की रहती है। मीडियम आपके पास विड्थ जो है इसकी रहती है एमिटर रीजन की, और सबसे लार्ज साइज जो रहता है वो कलेक्टर का रहता है। ठीक है, सो दैट हीट कैन बी डिसिपेट इजीली। क्यों रखते हैं, हीट डिसिपेट हो जाए इजीली, लार्ज विड्थ रखते हैं इसकी, लार्ज साइज। अब डोपिंग की बात करें, सबसे हाईएस्ट डोपिंग जो है एमिटर में रखते हैं, बिकॉज इट हैव टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि इसका नाम है एमिटर, मतलब एमिट करेगा तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए। कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा।
तो इसमें जो है डोपिंग लेवल भले ही कम हो चलेगा। और बेस रीजन से को पास करके हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर मैं एनपीएन कंसीडर करूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेस रीजन को पास करके कलेक्टर रीजन में जाते हैं, तो बीच में जो हमारे पास होल्स है उसके साथ रिकम्बाइंड नहीं हो, तो इसलिए बेस रीजन की विड्थ जो है या फिर इसकी डोपिंग जो है वो लाइटली रखा जाता है। सबसे लाइटली डोप्ड आपके पास ये रहेगा बेस रीजन। सबसे आपके पास हैवीली डोप्ड जो रहेगा एमिटर रीजन, क्योंकि इसको एमिट करना है चार्ज कैरियर्स को, और ये हमारे पास मीडियम डोप्ड रहेगा। कुल मिला के बात ये कि डोपिंग के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमेशा बेस रीजन जो है सेंटर पे रहता है, ये डोपिंग का कंसेप्ट ठीक है, लेकिन कलेक्टर रीजन लाइटली डोप नहीं होता, बेस रीजन वेरी लाइटली डोप होता है, तो ये नॉट करेक्ट है। और इस चौथे स्टेटमेंट का क्या मतलब, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, ट्रांजिस्टर से आप बनाते क्यों, टारगेट क्या एम्पलीफायर बनाने की, और एम्पलीफायर में पावर गेन, लो पावर गेन को हाई पावर गेन में चेंज करना है with a small amount of small piece of semiconductor, मतलब ट्रांजिस्टर, without any initials of preheating, handling of large heat dissipation। डी भी करेक्ट है हमारे पास, तो नॉट करेक्ट हमें बताना था, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, for certain of reverse voltage in a transistor, the effective base width may reduce to zero, resulting into voltage breakdown. This phenomena is called अर्ली इफेक्ट, एवलांच मल्टीप्लिकेशन, पंच थ्रू, जोन्स या जीनर ब्रेकडाउन, जोन्स नहीं, जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है, रिवर्स वोल्टेज से अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर में, कहाँ अप्लाई करते हैं रिवर्स वोल्टेज ट्रांजिस्टर में, ये देखते हैं। लेट अस कंसीडर दैट एनपीएन बीजीटी, एनपीएन बीजीटी या किसी भी बीजीटी को ऑपरेट करने का हमारा टारगेट क्या रहता है, टारगेट ये रहता है कि इसको एम्पलीफायर बनाया जाए, और एम्पलीफायर बनाने के लिए इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराना होता है, और अगर ओपन स्विच की तरह काम कराना है तो इसको कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कराना होता है, और अगर क्लोज स्विच की तरह काम कराना है तो इसको सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कराना होता है। अब जब ओपन स्विच क्लोज स्विच कराना है क्यों है, ये तो डायोड से भी हो सकता है ओपन स्विच क्लोज स्विच, हमें तो मेन टारगेट है एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराना, और एक्टिव रीजन में इनपुट जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस रहता है और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस रहता है। इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस। इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस करना है और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस करना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एनपीएन बीजेटी है, एन को नेगेटिव पोलैरिटी से मतलब सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करोगे, एन को पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करोगे मतलब उल्टी पोलैरिटी से कनेक्ट करोगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा, सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करोगे तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और बीच का टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल ऑटोमेटिकली आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि बेस को ग्राउंड कर रखा है आपने। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। फॉर सर्टेन रिवर्स वोल्टेज कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज पर अप्लाई करेंगे। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी जो इधर आ रही है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो आप, है ना, पॉजिटिव पोलैरिटी की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कलेक्टर के, ये सारे के सारे किधर अट्रैक्ट होंगे, इधर अट्रैक्ट, और होल्स जो है वो बेस के वो रिपल्स होंगे इससे। मतलब यहाँ पे जब भी पी और एन टाइप डिफरेंट टाइप के मटेरियल मिलते हैं वहां पे जंक्शन बनता है, और जंक्शन की जो डिप्लेशन रीजन बनता है, और डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ होती है ना, उसका एक स्पेसिफिक नियम होता है, रूल होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल। अब मुझे बताओ, डोपिंग लेवल का क्वेश्चन हमारे पास पहले ही आ चुका है। डोपिंग लेवल जो है सबसे कम रहता है बेस में, तो यहाँ पे बेस में हमारे पास डोपिंग लेवल कम रहता है, तो यहाँ पर जो है डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो ज़्यादा रहनी चाहिए, और यहाँ पे जो है डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो कम रहनी चाहिए। कलेक्टर रीजन में डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम रहेगी और बेस रीजन में ज़्यादा रहेगी। अब होता क्या है, रिवर्स वोल्टेज को और बढ़ाते जाओ तो डिप्लेशन बेस रीजन में डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ती जाती है। इस बढ़ने के इफेक्ट को बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं ना, क्योंकि बेस की इफेक्टिव विड्थ तो घट रही है, डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है, तो बेस की इफेक्टिव विड्थ क्या हो रही है, घट रही है। डिप्लेशन रीजन उसके एरिया में कब्जा कर रहा है, कुल मिला के बेस की विड्थ जो है घट रही है। दिस इफेक्ट इज नोन एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बाय अप्लाइंग द रिवर्स वोल्टेज एट द आउटपुट जंक्शन। इट इज आल्सो नोन एज अर्ली इफेक्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया, क्या आंसर अर्ली इफेक्ट होना चाहिए, देखते हैं। रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, इफेक्टिव बेस विड्थ रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिड्यूस टू जीरो हो रहा है और फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका क्या मतलब है भाई, ये बात तो समझ में आए कि
रिड्यूस हो रही है, लेकिन रिड्यूस टू जीरो तक कभी हम जाते नहीं है, लेकिन आपने जज्बाती होकर रिवर्स वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया कि इफेक्टिव बेस विड्थ पूरी जीरो हो गई. दैट कंसेप्ट इज नोन एज पंच थ्रू. दैट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट. सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज. एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, स्पेसिमेन है, हॉल कोएफिशिएंट आपके पास गिवन है 300 सेंटीमीटर क्यूब पर. क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा. दैट इज द सेंटीमीटर क्यूब पर एम्पियर सेकेंड. ठीक है, ये रहता है यूनिट. अब एम्पियर सेकेंड मतलब आई इंटू टी, दैट इज द कूलम. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर कूलम हॉल कोएफिशिएंट रहता है. ठीक है, 300 दिया हुआ है. रजिस्टिविटी हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.1 ओम सेंटीमीटर. और हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बताना है. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. होल कोएफिशिएंट का मोबिलिटी के साथ रिलेशन क्या होता है ये ध्यान रखना है. म्यू इक्वल टू सिग्मा आर एच, ये फॉर्मूला रहता है. ठीक है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, आर एच इज द होल कोएफिशिएंट, म्यू इज द मोबिलिटी. हमें मोबिलिटी ही पता करना है. तो आर एच अपॉन रजिस्टिविटी, सिग्मा 1 अपॉन रजिस्टिविटी, ये इन दोनों का डिवाइड कर दीजिएगा. कितना आ जाएगा 300 अपॉन 0.1, दैट इज द 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following motors are commonly used in power electronic systems? इनमें से तीन मोटर दी हुई है, आपको बताना है कौन सी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज होती है. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या? कोई भी आपके पास सिंगल फेज या थ्री फेज या डीसी सप्लाई, किसी भी सप्लाई को आप दे रहे हैं इनपुट में, और उसमें कन्वर्टर लगा रहे हैं लाइक रेक्टिफायर, इन्वर्टर, और उसके थ्रू जो भी अवेलेबल मोटर है, डीसी मोटर है, एसी मोटर है, उन सभी मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, करंट, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, टॉर्क को कंट्रोल कर रहे हैं. दिस ऑल थिंग्स आर मेंटेनिंग. तो यहाँ पर हमारे पास ये सब मेंटेन करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं. अब ये जो है डीसी मोटर हो सकती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो सकती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो सकती है, एसी मोटर हो, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में स्पीड तो फिक्स रहता है. उसको हम जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जनरली केवल एक ही जगह यूज करते हैं. जब इन्वर्टर का आउटपुट हो और उसकी फ्रीक्वेंसी की चेंज करना हो, तो सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू जो आपके पास चेंज करनी हो तब केस में यूज किया जाता है. रियरली सिंक्रोनस मोटर इज यूज. जनरली हम जो है कौन सी मोटर यूज करते हैं? डी ए. सी विल बी द राइट आंसर. 2 and 3 को ही प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. In a PN junction diode, the reverse saturation current increases by 7.2% by a degree rise in junction temperature and gets half for every 10 degree centigrade rise in temperature, double for every 10 degree centigrade rise in temperature, half for 20 degree centigrade rise in temperature, double for 20 degree centigrade rise in temperature. ये हमें देखना है. तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. यहाँ पे बोला गया कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7.2% इंक्रीज हो जाती है पर डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के या 20 डिग्री सेंटीग्रेड के रेस्पेक्ट में बताना है कि हाफ होगी डबल होगी. राइज होती है ये तो बात पक्की है, इसका मतलब हाफ वाला तो ऑप्शन घट ही गया. अब डबल होगी 10 डिग्री या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हमें देखना है. चेक कर लेते हैं. इसके लिए जो रिवर्स सैचुरेशन कंडीशन का फॉर्मूला आता है, फर्स्ट कंडीशन में I01, सेकंड कंडीशन में I02 इनटू 2 रेज टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन 10. ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है. ये पावर में हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है, ये सेकंड केस में करंट डबल करनी है. चलो डबल कर देते हैं. फर्स्ट केस की डबल कर देते हैं इनटू 2 रेज टू, ये x लिख देते हैं, 2 इक्वल टू 2 रेज टू x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 रेज टू 1 लिख सकते हैं. x इक्वल टू 1 मतलब डेल टी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ये आपके पास 1 आ जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डबल हो जाएगा. बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो उसको हम स्किप करते हैं और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस. ये एडीसी एनालॉग के क्वेश्चन थे, अभी मेजरमेंट के क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वेश्चन देखिएगा. कंसीडर ए पैरेलल सर्किट हैविंग 3 ब्रांचेस. द करंट इन फर्स्ट ब्रांच 50 एम्पियर प्लस माइनस 2 एम्पियर चेंज हो रहा है. सेकंड ब्रांच 100 प्लस माइनस 3 एम्पियर, थर्ड ब्रांच 200 प्लस माइनस 5 एम्पियर.
ये चेंजिंग इन करंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट एज्यूमिंग द एरर एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोई भी करंट जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लीजिए ये आई है ना, तो इसमें ये हमारे पास ट्रू वैल्यू रहती है और प्लस माइनस कुछ डेविएशन ऑफ करंट रहता है ना, ट्रू वैल्यू के साथ प्लस माइनस कुछ डेविएशन रहता है। इस तरह से किसी भी करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब I1 है हमारे पास, तो I1 की ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस डेल I1 जो इसकी हमारे पास कुछ एरर है, उसी तरह मान लीजिए इसको I1 डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ है I1 डैश का मतलब यही है ट्रू वैल्यू में से कुछ डेविएशन ऐड कर दो, ठीक है। I2 डैश इक्वल टू I2 प्लस माइनस डेल I2 और I3 डैश इक्वल टू I3 प्लस माइनस डेल I3। टोटल करंट जो होगी हमारे पास वो होगी, आई लिख दो या आई टोटल लिख दो, सिंपली आई लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, I1 डैश प्लस I2 डैश प्लस I3 डैश, ये हो जाएगी, है ना। इन सबको ऐड करोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस डेल I1 प्लस माइनस डेल I2 प्लस माइनस डेल I3, ये सब ऐड हो जाएंगे। अगर हमें ये क्वेश्चन ऐसे पूछते कि रिलेटिव एरर बताओ या फिर एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो फिर तो हम सिंपली डेल I1 डेल I2 डेल I3 को ऐड कर देते और आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के रेस्पेक्ट में बताना, स्टैंडर्ड डेविएशन के रेस्पेक्ट में जो आएगा वो उसका क्या फॉर्मूला रहता है, उसका फॉर्मूला यही रहता है डेल, ये हमारे पास जो रहेगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं टोटल करंट डेल I अपॉन, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल I अपॉन डेल I1, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर जो हमारे पास रिलेटिव यहाँ पर जो एरर है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी हम जो स्क्वायर करेंगे अंडर रूट। इस तरह से हम तीनों करंट के लिए डेरिवेटिव लेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे और इंडिविजुअली जो हमारे पास इसके साथ जो एरर है उसको भी हमारे पास स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। डेल I अपॉन डेल I2 डेल I3 स्क्वायर और डेल्टा I3 स्क्वायर, ये सब वैल्यू। अगर इस पूरे करंट को टोटल करंट क्या होगी I1 प्लस I2 प्लस I3, ये अगर ट्रू वैल्यू देखें तो I1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो भी 1 आएगा, I2 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा और I3 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। इन सब की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। आगे हम देखते हैं इन सब की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, ये 2 एम्पियर है, पहले हमारे पास 2 स्क्वायर ये हमारे पास 3 स्क्वायर है और ये हमारे पास 5 स्क्वायर है, ये 25 है, ये आपके पास 9 है और ये आपके पास क्या है 4। अल्टीमेटली 4, 9 और 25 दैट इज द 34 प्लस 38 और इसका आप अंडर रूट कर लीजिएगा। टोटल करंट आपके पास इन नॉर्मल तो जो ट्रू वैल्यू आ रही है 200 प्लस 100 प्लस 50 दैट इज द 350, ये बात तो फिक्स है। आप अंडर रूट हम करते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 6.16 एम्पियर, है ना, अंडर रूट 38 मतलब 6.16 एम्पियर, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, which one of the following is not a self generating type of transducer। self generating मतलब active transducer और passive transducer। transducer can be classified according to electrical transducer can be classified generally active and passive, analog and digital transducer, इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। और इसमें हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव का हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी होता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं। एक्टिव पैसिव ट्रांसड्यूसर में सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर का मतलब है ऐसा ट्रांसड्यूसर जो खुद के ऑपरेशन के लिए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पे डिपेंड नहीं कर रहा हो या एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, खुद का ऑपरेशन खुद ही कर रहा है, उसके लिए अलग से ऑपरेट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो पायलट ट्यूब हो गया या बर्डन गेज हो गया, ये मैकेनिकल टाइप के ट्रांसड्यूसर है। इनमें एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, ये खुद हमारे पास प्रेशर और फ्लो के अकॉर्डिंग इजीली मेजर करते हैं और इनमें जो है डायमेंशन चेंज आता है या मोमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट करते हैं। तो किसी एक्सटर्नल जो चीज़ मेजर कर रहे हो उसी की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल दूसरी कोई हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसी की ज़रूरत होती है। थर्मिस्टर में
हमारे पास क्या रहता है, थर्मिस्टर में अगर आप जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, थर्मिस्टर में आपको सप्लाई देना पड़ेगा, सप्लाई दोगे तो रेजिस्टेंस सप्लाई देना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत है, तभी ये टेम्परेचर के चेंज को मेजर कर पाएगा। मतलब हम क्वांटिटी क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज, और रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत है। तो इसका मतलब ये जो है किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट सेल्फ जनरेटिंग। फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, हमें मेजर करना है फोटोवोल्टिक इफेक्ट को, दैट मीन्स लाइट हमारे पास फॉल होगी तो उसी के हिसाब से ये सेल्फ किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई पे नहीं डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से ये ऑपरेशन अपना सेल्फ परफॉर्म करता है। तो फोटोवोल्टिक सेल को भी इसीलिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास ये सारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। इलेक्ट्रिकल में अगर देखते हैं तो थर्मोकपल हो गया हमारे पास, फोटोवोल्टिक हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, और हमारे पास टेको जनरेटर हो गया या टेकोमीटर हो गया। ये चार हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल में एक्टिव ट्रांसड्यूसर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ गेज फैक्टर, गेज फैक्टर जो है हमारे पास कैसे डिफाइन किया जाता है, स्ट्रेन गेज में हम जो है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन पर यूनिट चेंज इन लेंथ या फिर स्ट्रेन हम बोल सकते हैं, इसके रेशियो से ये डिफाइन किया जाता है। जिस स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर अच्छा होता है उसमें चेंज इन रेजिस्टेंस को हम इफेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली स्ट्रेन गेज का यूज कहाँ किया जाता है, मान लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में PQRS है, ये आर है हमारे पास, ये एस है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आपके पास किसी स्ट्रेस या स्ट्रेन की वजह से या फोर्स लगाने की वजह से किसी रेजिस्टेंस में जो चेंज आप चेक करना चाहते हैं, जनरली रेजिस्टेंस तो हम टेम्परेचर की वजह से RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, टेम्परेचर की वजह से चेंज मेजर करते हैं, जैसे थर्मिस्टर हो गया, थर्मोकपल हो गया, या फिर हमारे पास RTD हो गया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये अलग कंसेप्ट है जिसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन की वजह से ये जो है फोर्स की वजह से या प्रेशर की वजह से अपने डायमेंशन को चेंज करता है, और ये जो चेंज इन डायमेंशन है वो डिपेंड करती है गेज फैक्टर पे। जितना ज्यादा गेज फैक्टर होगा उतना ही आप इजीली चेंज इन रेजिस्टेंस को मेजर कर पाओगे, ठीक है। So change in pressure force, this can be calibrated in the terms of change in resistance, इसलिए हम इसको इजीली मेजर कर पाते हैं। तो गेज फैक्टर जो है, मेटल का स्ट्रेन गेज यूज करोगे तो लगभग 2 तक, हाईएस्ट वैल्यू 2 तक रहती है। सेमीकंडक्टर का स्ट्रेन गेज यूज करते हो तो लगभग 100 से 200 के बीच में हायर स्ट्रेन गेज रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। द अप्रोक्सीमेट प्रेशर गेज, ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है जो IAS में पूछा गया। डेटाबेस बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछा गया नहीं पता। द अप्रोक्सीमेट प्रेशर रेंज फॉर द आयनाइजेशन गेज मेजरिंग डिवाइस इज, ये जो रहता है 10⁻³ से 10⁻³ टोर, इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर मेजरिंग, ये विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आयनाइजेशन गेज क्या होता है, वैसे आयनाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, आयनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम producing a free electron and positive charge ion. Due to the collision of high speed electrons from an atom, ionization takes place. और ionization gauge में very low pressure, बहुत ही कम प्रेशर, 10⁻³ टोर से कम वाला, 10⁻³ से कम वाला 10⁸ तक हम प्रेशर मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। And half wave rectifier type AC voltmeter is fed with a 20 volt RMS signal. एक AC वोल्टमीटर है किस टाइप का, हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप का, हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप का AC वोल्टमीटर। हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप का AC वोल्टमीटर मतलब उसके स्केल को कैलिब्रेट किया गया है, पहले हाफ वेव रेक्टिफाइड करेंगे फिर उसकी स्केल को कैलिब्रेट करके RMS वैल्यू में कैलिब्रेट कर देते हैं, है ना। 2.22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज वैल्यू को, तो हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। 20 वोल्ट RMS सिग्नल इस तरह से आ जाता है। तो आपको बताना है DC आउटपुट सिग्नल क्या होगा, DC आउटपुट सिग्नल बताना है क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको मालूम है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर है उसको कैलिब्रेट करने के लिए RMS वैल्यू को, जो क्योंकि रेक्टिफायर तो DC वैल्यू देगा, DC वैल्यू को फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 1.1 फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी DC वैल्यू आएगी एवरेज वैल्यू। और ये फुल वेव के केस में ऐसा होता है। हाफ वेव के केस में RMS वैल्यू जो है वो 2.22 से मल्टीप्लाई होती है DC के केस में, मतलब जो भी एवरेज वैल्यू आएगी उसको 2.22 से। हमें DC आउटपुट वोल्टेज बताना है, या तो इस फॉर्मूला से बताइए हाफ वेव के लिए, है ना, हाफ वेव के लिए जो ये हमने फॉर्मूला यूज किया, या तो इसके थ्रू बताइए,
या फिर जो है कैलकुलेशन से भी बताइए VRMS क्या होता है, VM/√2। पहले तो आप VM कैलकुलेट करो, VM आ जाएगा 20√2, ठीक है। फिर एवरेज वैल्यू आपके पास क्या होती है, VM/पाई, दैट इज द 20√2 अपॉन पाई 3.14। तो अगर आप देखोगे 3.14 अगर इस फैक्टर को निकालोगे ना तो ये 2.22 ही आएगा। अल्टीमेटली आपको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, दैट इज द VRMS/2.22, दैट इज द हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 20/2.22, मतलब 10 से कम होना चाहिए, दैट इज द 9 वोल्ट। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन। A d Arsenal movement has a resistance of meter has a resistance of 100 ohm। मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ohm दिया हुआ। डिफ्लेक्शन करंट इसकी जो है 2 मिली एम्पियर है। इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी रेंज अमीटर, मतलब रेंज एक्सटेंशन करना है, उसके लिए आप पैरेलल में क्या कनेक्ट करते हो, शंट कनेक्ट करते हो। लेकिन मल्टी रेंज में देखा ये गया है कि आपको रेंज जो है 2 मिली एम्पियर से 100 एम्पियर, मतलब 50,000 टाइम्स, 10 एम्पियर मतलब 5000 टाइम्स करना है, 1 एम्पियर मतलब आपके पास 50 टाइम्स या 500 टाइम्स, और 2 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर मतलब 50 टाइम्स। इतने टाइम्स आपको जो है करंट मेजर करनी है, क्योंकि मीटर में तो 2 मिली एम्पियर ही करंट जाएगा, बाकी की करंट को आपको डाइवर्ट करना। इस सेलेक्टर स्विच को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर जाने देगा, जिसमें से 98 मिली एम्पियर इधर चली जाएगी, 2 मिली एम्पियर इधर जाएगी। इस मीटर में से तो हमेशा 2 मिली एम्पियर ही जाएगी, बाकी की डाइवर्ट करके आपको रेजिस्टेंस में भेजेंगे। अगर सेलेक्टर स्विच को यहाँ कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और करंट यहाँ से ज्यादा जाएगी। लगभग कितनी जाएगी, यहाँ पर हमें देखना है 1 एम्पियर जाएगी, ठीक है, ये 1 एम्पियर पास करेगा। अगर सेलेक्टर स्विच को इस पोजीशन पे कनेक्ट करते हैं तो 10 एम्पियर पास करेगा। सेलेक्टर स्विच को इस पोजीशन पे कनेक्ट करते हैं तो 100 एम्पियर पास करेगा, यही देखना है। अगर सेलेक्टर स्विच को हम जो है 4th पोजीशन पे कनेक्ट करते हैं, दैट इज द यहाँ पे कनेक्ट करते थे, यहाँ पे 4th पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सर्किट में केवल कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा, R1, ये R1 रहेगा, और केवल पाथ पैरेलल जो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और R2 R3 R4 नहीं रहेंगे। तो R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो शंट रेजिस्टेंस है, एक्चुअल में सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप 100 मिली एम्पियर के हिसाब से करोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 4 शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इन सब की वैल्यू एक साथ कैसे आएगी, इसलिए हम लोअर साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। R1 क्या हो जाएगा, RM/m-1 मल्टीप्लायर, कितने टाइम्स हम करंट मेजर कर रहे हैं, मल्टीप्लायर मतलब कितने टाइम्स, तो I/IM से भी निकाल सकते हो या फिर इन जनरल देख सकते हो कितने टाइम्स। तो ये हमारे पास 100/100 ओम 50,000 माइनस 1, इसका करोगे तो 0.0002 ओम आएगा। R1 की वैल्यू ये आ गई। अब सेकंड केस में आप थर्ड पोजीशन पे अगर आप कनेक्ट करोगे तो R1 प्लस R2 आएगा, है ना, R1 प्लस R2 दो रेजिस्टेंसेस के पैरेलल में कनेक्ट होंगे, RM/m-1। इस बार हमारे पास m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5000 नहीं 500 टाइम्स, सॉरी 50,000 नहीं 5000 टाइम, तो 4999 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे R1 प्लस R2 का समेशन, जो R1 को माइनस कर देना 0.002 को, तो पीछे आएगा 0.018 ओम, ठीक है, एंड सो ऑन करते जाइएगा, तो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से मिल जाएगा। वैसे भी इन जनरल आइडिया भी लगा सकते हैं आप, है ना। इन जनरल आइडिया का क्या मतलब है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली पहला निकाल दिया, अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 10 टाइम्स आएगा, क्योंकि हर बार जो आप 10 टाइम ज़्यादा कम करंट को मेजर कर रहे हो तो रेजिस्टेंस 10 टाइम ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है ना। 100 से 10 एम्पियर आप जा रहे हो, 10 एम्पियर से 1 एम्पियर जा रहे हो, तो पैरेलल में कम रेजिस्टेंस लगाना है क्योंकि करंट कम पास करनी है। तो हमारे पास करंट डिवीजन रूल भी तो यही बोलता है, ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दो करंट कम पास हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास जैसे ये 10 टाइम्स हो गया, इसका 10 टाइम्स लगभग ये हो गया, इसका 10 टाइम्स लगभग ये हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली पता कर सकते हो, फिर केवल पता कर लो, फिर अप्रोक्सीमेशन से चलते जाओ, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ -1 की टर्म आती है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, ठीक।
इसलिए सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर एंड इट इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। एज यूजुअल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई और प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ठीक रहेगा। क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको और ज़्यादा डेप्थ लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और फाइनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने किसी इधर उधर से कोचिंग की और कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हुए, आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो रहा है, ऐसा होता है, तो आप जो है डिटेल कोर्स को ज्वाइन करिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी बात है कि मार्केटिंग करना हमें नहीं आता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो हम इतना ही बोलते हैं वीडियो के एंड में, 2-4 मिनट। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको डाउनलोड करके अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।